गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने कक्षा 11 का वितान भाग 1 से आलो आधारी चैप्टर का छठा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पांचवें भाग में आपने देखा कि किस तरह से लेखिका को उसके मकान मालिक का लड़का मकान मालकिन परेशान करती है, मोहल्ले वाले परेशान करते हैं, जिसे परेशान होकर वह सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द यह मकान खाली कर देना है। तो वह काम भी ढूंढती है और काम के साथ साथ मकान भी ढूंढती रहती है। लेकिन अचानक एक दिन आती है तो उसके बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मम्मी हम लोगों का मकान टूट गया है। दौड़ करके जाती है तो देखती है कि सचमुच मकान तोड़ दिया गया है और इसका सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ इन्हीं का मकान नहीं टूटा था, वहाँ जितने लोग थे सबका मकान टूटा था। सबके सामान बाहर थे, लेकिन सबके घरों में कोई न कोई आदमी रहता था। तो वो सब सामान इकट्ठा करके नए मकान की तलाश में चले गए थे। यहाँ तक हुआ था कि वो सामान सहेज करके चले गए थे। कहते हैं हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। कुछ लोग तो सामान लेकर के शिफ्ट भी हो गए थे, कुछ लोग मकान ढूंढने गए थे, कुछ लोग एक आध दो लोग बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चे से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते है कि इनके बच्चे थे अकेले छोटे छोटे। वो इसलिए रुक गए थे कि अगर हम लोग चले जाएं तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये आए तो अब वो लोग भी चले जाएंगे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। भाई अब भी बस मजबूर, अब कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे, पड़ोस में ही, थोड़ा सा दूर में। ज़रूर उन लोगों को पता होगा कि नहीं जिस मोहल्ले में बेबी रहती थे उस मोहल्ला को तोड़ दिया गया है। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। कहती कि अगर माँ होती तो ज़रूर मेरा खोज खबर लेती, लेकिन इन लोगों में खोज खबर लेने की कोई फिक्र नहीं है। जानते थे, ज़रूर पता चला होगा, लेकिन कभी खोज खबर लेने नहीं आए कि मुझे अभी तक कितना अपने ज़िंदगी में कष्ट भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। शाम हो गया, भाई कहाँ अब घर खोजें। रात 7-8 बजे भोला दा आया। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था। 7-8 बजे एक लड़का आया, पास में रहता था, मुसलमान। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वो हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। कलकत्ता का ही रहने वाला था और इनके भाई इनके पिताजी को जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगे?
इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? भाई चारों तरफ सामान बिखरा रहा है, चिंता अलग से, मकान नहीं मिल रहा है या समस्या अलग से। उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किसी तरह काट दी। सवेरे भोला दे ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। कि भाई जहाँ तुम काम करती हो वहीं अपने मालिक से बात करो, कहीं क्वार्टर वाटर दिला दें या घर में रख दें। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है, तातुस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं, एक बार बात करके देख ही लूँ। क्या भाई ठीक ही कह रहा है, तातुस ने तो पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें रहने की जगह न हो तो यहाँ रह सकती हो। मैंने उससे कहा, भोला दा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इतने एहसान उनके ऊपर खुद ही हैं। बच्चों का पढ़ा रहे हैं इनको, और जितना पैसा चाहिए उतना दे रहे हैं। उन्हीं घर में वो नहा रही हैं, लैट्रिन कर रही हैं, तो इनकी और एहसान लेने की हिम्मत नहीं हो रही। तो कहा कि चल के आप जरा कहिए एक बार। भोला दा बोला तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज़ तो तुम ऐसी नहीं दिखती। मुझे देखते ही, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा क्यों है? भाई रात भर जगे हुए तो चेहरा अपना आपका उदास रहेगा ही। नहीं कि रोज़ तो तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हारा चेहरा इतना सूखा सूखा क्यों है? रोज़ तो तुम खुश रहती थी। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा। सारी बात उन्होंने बता दिया। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुस फौरन बाहर गए और भोला दा से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? कहे कि भाई तुम्हें रात में ही आ जाना चाहिए। जाके भोला दा से जब मिले, कहे कि आपसे जब मिलने के लिए मेरे जान पहचान वाला आया, गए तुरंत मिले। क्या कि वो आपसे, उसने बताया होगा कि वो आपसे शर्मा रही है, कह नहीं पा रही है कि उसका मकान तोड़ दिया गया है, वो कहाँ रहेगी, आप ही क्या रह जाए। तो अंदर आए तुरंत, कहे तुम्हें रात में ही चले आना था बच्चों को लेकर के, रात भर बाहर क्यों रही? खैर अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा आप जब कहेंगे। तातुस बोले, अभी आ सकोगी? मैं राजी हो गई और घर जाकर के एक रिक्शे पर अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गए। है वो तो बच्चे बाहर ही पड़े, सामान बाहर ही था, तो उसे आने में क्या दिक्कत थी? सामान लेकर के आ गए। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। भाई एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे देखिए क्या होता है कि अन्य मर्दों की तरह यह भी कहीं बदनीयती से ना आए, गलत नीयत से ना आए। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा, मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगे। उस कमरे में एक ऊपर छत पर कमरा दे दिया, वहीं पे सामान सब रखकर खाना बनाने में जुट गई। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा तो क्या हुआ, खा रहे हैं, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी?
अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती हो उसी को रात में भी खाना पड़ता है। देखिए शहर में यहाँ कुक लगे हुए हैं, क्या है भाई, दोनों टाइम आएंगे तो डबल पैसा लेंगे, एक ही टाइम बना करके वो चले जाएंगे और आपको वही गर्म करके खाना है, फ्रिज में रखा रहे, चाहे जैसे ठंडी रोटी खाना है। क्योंकि अब तुम तो यहाँ आ गई हो तो क्या मुझे रात में गर्म रोटी बना करके खिला सकती हो? अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी? भैया आ गई हो तो अब जाना आना भी नहीं है, यहीं हो तो दोनों टाइम गरम गरम खाना बना खिला सको तो बढ़िया होगा। इसके बाद से मैं खाना आना और अन्य सभी काम अपनी मर्ज़ी से करने लगे, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। अब उठती कब किसको क्या ज़रूरत है, जब खाना चलता है तभी रोटी बनाती है और जब गरम गरम खाना खिलाती है। तातुस देखते कि इतना काम, कहते तुम इतना काम कर कैसे लेती हो भाई, अरे कभी समय निकाल करके मेरी पास बैठ तो बैठा करो। मैं बैठ जाती तो पूछते बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया वाया, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना, जाओ जल्दी जाओ। इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया। वह फिर कहते यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। देखिए मतलब बच्चों को आधा लीटर दूध भी मिलने लगा, नाश्ता भी मिलने लगा, कितना केयर करते थे। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। यहाँ पे बहुत सी लड़कियां काम कर, औरतें काम की, लेकिन तुम्हारे जैसे वफादार कर्तव्यनिष्ठ कोई नहीं मिली। वो फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की, या यह घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। देखो तुम ये मत समझना कि तुम इस घर की नौकरानी हो, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम इसे अपना घर समझना। क्योंकि मेरी कोई लड़की नहीं इसलिए मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है। सोची कि ये तो कोई बताने वाली, ये तो मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ इन लोगों का बात व्यवहार ऐसा ही। यह तो मैं जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी खुश सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, कभी तबीयत खराब होती तो तातुस चिंता में पड़ जाते हैं और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते थे। कभी अगर बुखार उखार हो जाए या सर दर्द वगैरह तो सब लोग चिंता पड़ जाते, दवा वाला देते और खुद काम खुद कर लेते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुस को दे देती। वो जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं थे, बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते और आनाकानी करने पर जबरन खिला देते थे। नहीं कहते जाको वहाँ डॉक्टर को दिखा लो, वहाँ दिखाते, पर्ची लिख देता, लाख रुपये पर्ची दे जाते, तुरंत मेडिकल स्टोर से दवा लेते, दवा लाते और उसको समय समय पर खिलाते भी। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके बच्चे बीमार पड़ते तब भी फ़ौरन दवा लाते। कैसे कि मतलब नौकरों के लिए इतना परवाह, इतना केयर आज तक मैंने किसी को करते नहीं देखा।
उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। अभी इन्हें कुछ खरीदना वगैरह भी नहीं है, सब चीज़ इन्हें समय पर मिल जाता था। तेल, साबुन, कपड़ा वपड़ा, दवा, सब कुछ मिल रहा है। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। कहते हैं कि इतने व्यवहारिक, इतने अच्छे लोग मुझे फिर ये नौकरी छूट जाने के बाद मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता था। अब कोई चिंता नहीं थी इन्हें किसी भी प्रकार का, लेकिन फिर भी कभी कभी मन इनका उदास हो जाता था। किस लिए? 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली, यानी 2 महीना हो गया बड़ा लड़का का जो खबर इन्हें नहीं आया, हालचाल नहीं मिला। वो कहीं काम करता है। तातुस शायद यह समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, यूं ही पूछा कि बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? कि तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? ये उदास रहते तो जान जाते उदासी का कारण क्या है। ये बड़े लड़के को याद करिए, तो इसलिए पूछे कि तुम्हारा बड़ा लड़का रहता कहाँ है, तुम क्यों नहीं जाकर के उससे मिल लेते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार वो पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि जानती थी उसका कुछ अतः पता नहीं था। ये नहीं जानती थी कहाँ काम करता है। और पूछने भाई कहाँ रहता है बताओ तो, तुम क्यों नहीं जाकर उससे मिल लेती, क्या करता है, कहाँ रहता है? कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। सकुचाते शर्माते हुए बोली कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। कहाँ रहता है? तातुस चौंक कर बोले, क्या बेबी तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। उसे जो लोग ले गए थे काम दिलाने के लिए, वो मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। बताया था कि किस मोहल्ले में रहते थे, लेकिन जो नंबर बताया उन लोगों को भी वो नंबर ठीक से पता नहीं था कि क्या मकान नंबर था, एड्रेस क्या था। जो उन्होंने बताया मैं उस पर गई भी एक आध बार, कई बार गई, लेकिन वह नहीं मिला। कई बार गई, लेकिन हर बार घूम फिर करके लौट आई। इस बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यही कहीं दवा की दुकान है। इतना जानती हूँ कि उस घर का जो मालिक है उसका यहीं कहीं दवा की दुकान है। मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुस चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सारी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने कुछ और नहीं कहा, मतलब इतना मिल गया तो भाई थोड़ा बहुत हिंट मिल गया। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि ये लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3-1 घंटे बाद लौट आए और आते ही फ़ोन करने लगे कि भाई तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा लड़का कहाँ जा रहा है, जो जिसके साथ जा रहा है उससे पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, है? तुम ऐसे ही चली गई।
और इतना कहते फिर वो बाहर निकल गए। मेडिकल की दुकान है तो भाई अब चले गए, मेडिकल वाला से पूछ रहे, और आए तो फिर फ़ोन करने लगे। चलिए अब आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगला भाग लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।